नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 21 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पर सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल पर इस वीडियो को पहले देखिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया आपसे जरूर देखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि बिहार एसएससी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। रेगुलर वे में हम आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस देते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, सेशन की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक जानकारी और भी है, अगर आप आगामी बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो हमने बिहार स्पेशल का चैनल पर अपलोड किया है। आप वहां पर जाके तमाम वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए, सेशन की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहां अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया? तो हमने आपको बताया था कि पटना जिले के बख्तियारपुर में। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए, अब चलते हैं हम यहाँ पर सीधे पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? ये इसका आयोजन स्थल पूछा गया है कि इसका आयोजन कहां पर अभी हाल ही में किया गया है। देखिए, इसका आयोजन अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में किया गया। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो नालंदा जिला, अगर आपसे यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर स्थान कौन सा है तो सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। अब इसके बारे में चीजों को विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, अर्थात शॉर्ट में आईसीसीआर कहा जाता है। तो इसके द्वारा 15 सितंबर 2023 को लोकतंत्र दिवस के अवसर पर, लोकतंत्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी कहा जाता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, हमने जानकारी भी दिया था 15 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी अवसर पर वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में किया गया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत के अतिरिक्त 19 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। इस सम्मेलन का नाम क्या है? वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर इस संस्था की जो बात हुई है, यहाँ पर जो लिखा गया आईसीसीआर, इसकी स्थापना से संबंधित भी चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि ये चर्चे में है तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि आईसीसीआर की स्थापना 1950 में आजादी के 3 वर्ष पश्चात स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक या फिर गणतंत्र की बात हुई है, तो ऐसे में जो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हुई है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी वो बिहार के वैशाली में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास को जब पढ़ते होंगे तो ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलता होगा। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आपके एग्जाम में 2 टॉपिक से एक प्रश्न कॉमन होते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, इनका जन्म यहीं पर वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पवापुरी में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फेस्टिवल आयोजित हुआ है, हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी फेस्टिवल की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर विकल्पों पर हम लेकर आ चुके हैं। विकल्प में यहाँ पर नजर डालिए बापू परीक्षा परिसर। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बापू परीक्षा परिसर, इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था। ये भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर का नाम है बापू परीक्षा परिसर, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में कुम्हरार पटना में किया, यानी कि बिहार में ये बापू परीक्षा परिसर स्थापित हुआ है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है। उसके अतिरिक्त जो विकल्प नंबर यहाँ पर बी में देख रहे हैं भारत मंडपम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था G20 का, वो बापू नहीं बल्कि भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन जो कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार में हालिया आयोजित कुछ महोत्सव के बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। चूंकि एग्जाम नजदीक है तो हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं।
आम महोत्सव जो आयोजित हुआ था राजकीय स्तर पर बिहार में, तो ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 को, शोफी महोत्सव पटना जिले के मंदिर शरीफ में 12 जून 2023 को, बाजरा महोत्सव भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ 18 फरवरी से 1 मार्च 2023। हालांकि बाजरा महोत्सव पटना में भी आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर थावे महोत्सव की बात करें तो गोपालगंज में पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा 15 और 16 अप्रैल 2023 को ये थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें पक्षी महोत्सव कलरव की, ये 2021 में 15 से 17 जनवरी को आयोजित हुआ था। ये इसका पहला संस्करण था। जमुई के नागिनक्की जो पक्षी अभ्यारण्य है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ और बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये पहले संस्करण का या फिर उद्घाटन संस्करण का। अभी हाल ही में किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ प्रेमचंद रंगशाला में 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, ये वही तिथि है 14 जुलाई 2023 जिस दिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई 2023 को, कुछ बातें और भी है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कब किया, तो 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो पी वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 के जो मतलब लॉन्चिंग हुई, या फिर आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चीफ है। अच्छा, यहाँ पर किन्नर की बात हुई, तो अभी हाल ही में किन्नर को लेकर एक जानकारी हमने दिया था। किसी ट्रांसजेंडर या फिर किसी किन्नर को पहली बार बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है और आपको ध्यान रखना है उनका नाम है नूर शेखावत। तो फिलहाल ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। ये सारी बातें भी हमने आपको बताया है। एक झलक यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन पर्पस से आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। एक्सपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुई थी। ओवरऑल बिहार को इसमें 22वां स्थान मिला। जिलों की कैटेगरी में बेगूसराय बिहार में अव्वल रहा। सकल घरेलू उत्पाद में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। इसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा वो रहा 10.64%। स्मार्ट प्रीपेड इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। ई राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। और फिर इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके तहत अगर हम देखें तो आबादी के हिसाब से इस कैटेगरी में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं पर अगले पॉइंट में दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे रहा। हालांकि दूर संचार घनत्व के मामले में सबसे आगे जो है वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है। और एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023, बिहार इसमें सबसे पीछे रहा। इसमें सबसे आगे रहा पंजाब। तो फिलहाल ये सारी बातें यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और एक अहम जानकारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ से ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपने सीखा है। और ये हम आशा करते हैं कि जो चीजें हमने रेगुलर वे में आपको दिया है, आपके एग्जाम में जो 69वीं पीयूसी एग्जाम आयोजित होना है, वहां पर आपको भरपूर हेल्प करेगा। अगर ये चीजें, ये प्रयास हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और जो बीपीएससी का, या बीपीएससी नहीं बल्कि बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई है, उसको लेकर यहाँ पर आप चीजों को बेहतर तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 19 सितंबर 2023 को कहां सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई? देखिए, सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है ज्ञान भवन पटना में। अशोका कन्वेंशन सेंटर जो है, यहीं पर ज्ञान भवन है और बापू सभागार है। अशोका कन्वेंशन सेंटर पटना में गांधी मैदान से उत्तरी क्षेत्र में। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ही अभी हाल ही में ये सरस मेले का पहले संस्करण की शुरुआत हुई है। इसको लेकर चीजें ध्यान रखना है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जीविका अर्थात ग्रामीण विकास विभाग बिहार की ओर से 20 सितंबर 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है। अभी हमने आपको जानकारी दिया, जो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, इसमें आपको ध्यान रखना ज्ञान भवन और बापू सभागार दोनों इसी में है। तो इसी में ज्ञान भवन में अभी हाल ही में सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि इस मेले का जो उद्घाटन हुआ या फिर जो समारोह या फिर जो मेला आयोजित हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे, तो श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और भी है, यहाँ पर हमने चर्चा किया है जीविका की। तो जीविका की शुरुआत कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2006-7 में विश्व बैंक की अर्थात वर्ल्ड बैंक की सहायता से जीविका की शुरुआत हुई थी। ये भी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, विश्व बैंक की बात हुई है, तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अभी हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अवस्थित होयसला मंदिर को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? देखिए, कल वाले वीडियो में हमने 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन आज यहाँ पर चर्चा हुई होयसला मंदिर के बारे में। तो ये अवस्थित है कर्नाटक में, जो कि अभी हाल ही में यूनेस्को का, यानी कि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मतलब सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में चीजों को हम देखते हैं विस्तार से। दरअसल एक जानकारी हमने आपको दिया था कि विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र, यानी कि 45वां जो बैठक है, वो 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया और यहीं पर शांति निकेतन विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल, भारत और इसके अतिरिक्त कर्नाटक के होयसला के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये शामिल करने से पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 शहर, यानी कि 40 स्थल शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो इसमें और शामिल हुआ, तो इसके साथ ही भारत में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है, वो अब बढ़कर हो गई 42, यानी कि 42। ये यहाँ से नोट कर लीजिए। अब यहीं पर हम अगर बात करें बिहार के संदर्भ में, बिहार के दृष्टिकोण से, कि बिहार के कौन से स्थल या फिर कितने स्थल ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 स्थल है। वो जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के प्रमुख स्थल में महाबोधि मंदिर बोधगया, जो कि 2002 में इसे शामिल किया गया था। नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चर्चे में है तो ये भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी का आदत है, जो भी चीज चर्चे में रहती है तो वहां से रिलेटेड फैक्ट पूछ लिया जाता है। और अगले में बात करें तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर इसे तस्वीर के माध्यम से देखेंगे हम लोग। आई होप कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि दोनों स्थल को बखूबी भ्रमण किए होंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले है महाबोधि मंदिर बोधगया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। महाबोधि मंदिर बोधगया में ये अवस्थित है, जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल है। ये एक प्रकार से बिहार की विरासत स्थलों की सूची में देखें तो एक बहुत बड़ी विरासत स्थल है। हालांकि इतिहासकारों के आधार पर बात करें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है और इसको लेकर एक चीजें आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो विध्वंस किया गया था वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बख्तियार खिलजी थे उनके द्वारा इस मतलब विश्वविद्यालय को, मतलब यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरी थी ऐसा कहा जा रहा है, तो उसको पूरी तरह से जला दिया गया था। आज भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ये विध्वंस कर दिया गया तो सारी चीजें जलकर नष्ट हो गई। ठीक है, इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले, मैं तो यूट्यूब पे बहुत दिन से आपको चीजें दे रहा हूँ, लेकिन आज से 3 साल पहले एक प्रश्न हमने करवाया था, मतलब जो सीरीज चल रहा था क्वेश्चन का, वहां पर हमने इसी प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा था मतलब क्लास में, कि नालंदा महाविहार का विध्वंस करने का श्रेय किसे जाता है। और वो क्वेश्चन हमने डायरेक्टली किसी बुक से लिया था और उसके ऑप्शन में जो उसका राइट आंसर था वो था मुस्लिम शासक। और उस कमेंट को लेकर के, मतलब उस वीडियो में जो कमेंट आया उस चीज को लेकर के, मुस्लिम शासक जिम्मेदार नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी जिम्मेदार है। देखिए, वहां पर हमने कई बार उस कमेंट में पिन करके मैसेज किया है, कमेंट किया है कि ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा। आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, बुक में जो थी वही चीजें हमने आपको पढ़ाया। और एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि धर्म को लेकर, यानी कि धार्मिक आस्था को लेकर कभी भी हमारा ये प्रयास नहीं रहता है किसी को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, इसे धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करे। हमारा वो मकसद बिल्कुल नहीं था जो आप लोग सोच रहे थे, बस ये बताना था जो आंसर था, मतलब जो हम बता रहे थे बुक के माध्यम से, वो आंसर ही सिर्फ आपको बतलाए थे। उस कमेंट की बात करें, जो एक लड़का कमेंट किया था उसमें, उसी में रिप्लाई आया। लगभग हजारों की संख्या में उस वीडियो में, मतलब उसमें कमेंट है, एक ही कमेंट का रिप्लाई में हजारों की संख्या में रिप्लाई है। आप लोग देखेंगे तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत पहले ये वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन हुआ, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशन सेंटर है या फिर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल हमने लिख दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। इस चीज को लेकर संशय है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर है उसमें से एक ये भी नाम शामिल है। हालांकि भारत और एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड एक्सपो सेंटर। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि इसका उद्घाटन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा द्वारका।
विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को, एक्चुअली में 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। तो इस अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। एक साथ यहाँ पर 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष है। ये इसकी कुछ विशेषता है, जो कि 11,000 प्रतिनिधि एक साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसमें 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष है। अच्छा, इसके निर्माण लागत की बात करें तो 5400 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, जो कि 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर बना हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे एक तस्वीर के माध्यम से, लेकिन उसके पहले तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि ज्ञान भवन पटना में, एक्चुअली में यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर ज्ञान भवन पटना नहीं होगा बल्कि अशोका कन्वेंशन सेंटर होगा। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी दूं कि यहाँ अवस्थित बापू सभागार बिहार का सबसे बड़ा सभागार है, या फिर ऐसे ही आप ध्यान रखिए कि बिहार में जो बापू सभागार है वो सबसे बड़ा सभागार है वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, तो ये बात यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की हमने चर्चा किया, ये वही एक्सपो सेंटर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये द्वारका में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आई होप कि आप इसे देख चुके हैं अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑपरेशन सजग जो संबंधित है ये भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हम बात करेंगे। ऑपरेशन सजग जो कि तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है, और ये 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास में 118 जहाज शामिल हुए, और आपको ये ध्यान रखना ये समुद्री सुरक्षा और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाने का एक प्रयास करेगा, जिसको लेकर ये अभ्यास आयोजित होता है। और इस वर्ष आयोजित हुआ 18 सितंबर 2023 को। हालांकि यहाँ पर ये ऑपरेशन सजग की बात हुई, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा गया, लेकिन भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए गए हैं जहां से पहले भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। उसको लेकर कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, आप इसे विस्तार पूर्वक देखिए। जैसे कि एक चर्चा हम कर लेते हैं, अभी हाल ही में ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, 18 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। म्यांमार में आए चक्रवात के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन कावेरी, उसी प्रकार से ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके 1 मिनट में ये सारी चीजों को पढ़ लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसको बड़ा करके लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ये वाला जो स्लाइड था वो छोटा-छोटा आई थिंक दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बड़ा करके लिखा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीजें यहाँ पर क्लियर आपको दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के हैं 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल को पास किया है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चे में है, खबरों में है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 33%। अब यहाँ पर चीजों को विस्तार पूर्वक हम देखते हैं। दरअसल 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया था, बहुत ज्यादा खबरों में था। आई होप कि मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्र भूल भी चुके होंगे कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 28 मई 2023 को ये नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके उद्घाटन को भी लेकर बहुत सारा मतलब चर्चा हुआ था कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया जाए। फाइनली जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आगे हमने पॉइंट में लिखा है कि हाल ही में नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में केंद्र सरकार ने पहला बिल पेश किया, जो कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस लोकसभा में, यानी कि नई लोकसभा में या फिर नई संसद भवन में, ये जो लोकसभा में जो बिल पेश किया गया, ये पहला बिल था जो कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ। और आपको ध्यान रखना कि इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है, ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इसे महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है, और इस बिल के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। फिलहाल यहाँ से ये सारी बातें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर भारतीय संसद की चर्चा हुई है। हम इसको लेकर चीजों को ध्यानपूर्वक, जो चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संसद जो होती है, वहां पर आपको एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछा जाता है। उनमें जो दो सदन होते हैं, जो कि निम्न सदन और उच्च सदन, यहाँ से बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन होता है। भारतीय संसद के अंतर्गत जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा, जबकि लोकसभा जो होती है वो निचली सदन होती है। वहीं पर इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए बिहार के सापेक्ष में हम बात करें तो बिहार में भी दो सदनीय विधायिका है, एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा। तो यहाँ से ये सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, विधानसभा की बात हुई तो विधानसभा के बारे में हमने देखा कि कई बार एग्जाम में प्रश्न बने, वो कॉमन प्रश्न जो कई बार रिपीट हुए हैं वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 6 साल का होता है। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा विधानसभा का कार्यकाल ये 5 साल का होता है। दरअसल राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि विधानसभा का नेता कौन होता है। तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा का नेता होता है। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अभी हमने आपको बताया विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। अच्छा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 और न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की सीटें निर्धारित है वो 243 है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 243। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि बताएं कि काजी फैज ईसा हाल ही में किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी। तो राइट आंसर होगा पड़ोसी देश है पाकिस्तान की। और ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो हाल ही में 17 सितंबर 2023 को न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना उनके कार्यकाल से संबंधित कि 13 महीने का उनका कार्यकाल है और 25 अक्टूबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब उन्होंने 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण किया है, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उन्होंने 28वें मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल का स्थान लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर भारत और बिहार के संदर्भ में बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दरअसल यहाँ पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें, जो कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है DY चंद्रचूड़। अच्छा, यहाँ पर ये शॉर्ट नेम इनका लिखा गया है, इनका जो पूरा नाम होता है वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़। पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये है कृष्णन विनोद चंद्रन। और आपको ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चर्चा पाकिस्तान पर ये भी हमने कर दिया है कि पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में ये है अनवारुल हक काकर। कुछ समय पहले ही हमने ये जानकारी आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आगे। पटना हाईकोर्ट की बात हुई है। पटना हाईकोर्ट के बारे में एक जानकारी बहुत कॉमन है, ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ के आपको फंसाया जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो यही वो तिथि है, यही वो स्थापना तिथि है जिस तिथि को पटना हाईकोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया था, 3 फरवरी 1916 को। नए चीफ जस्टिस जो है पटना हाईकोर्ट की कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि 44वें चीफ जस्टिस हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, केरल के रहने वाले हैं और अब तक वे केरल हाईकोर्ट के जज थे। 2025 तक इस पद पर रहेंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला अब प्रश्न होगा 8वां प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव M सिंधिया ने निम्न में से कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। देखिए, उड़ान भवन का जो उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव M सिंधिया ने दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक नवनिर्मित अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। अब ये क्या कार्य करेगा, किस पर्पज से इसकी शुरुआत हुई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल यहाँ पर यह पॉइंट लिखा गया कि अब नागरिक उड्डयन विभाग की एजेंसियां, तकरीबन 5 एजेंसी इसमें शामिल है नागरिक उड्डयन विभाग में। वो सारी एजेंसियां जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी एजेंसियां एक ही परिसर में मतलब कार्य करेगी, एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में कार्य करेगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगी जब ये उड़ान भवन में भारत की नागरिक उड्डयन विभाग की सारी एजेंसियां एक साथ अपने कार्यों का संचालन करेगी। इस पर्पज से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आप सभी जानते हैं कि ये असम के मुख्यमंत्री हैं। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकारी दूं कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
अच्छा, यह सम्मान उन्हें क्यों मिला है, ये भी एक सवाल है। तो उन्हें यह सम्मान विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए सम्मान दिया गया या फिर सम्मानित किया गया। दरअसल इस सम्मान की जो शुरुआत हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल ये फेलोशिप सम्मान जो है सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप शुरू किया गया है। ये भी यहाँ से ध्यान रखें। अभी इस सम्मान से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात हुई तो 2 पॉइंट यहाँ पर हमने शामिल किया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी कि LIFE का भी उद्घाटन किया था। ये दोनों अतिरिक्त फैक्ट में है, 2023 से ही संबंधित है। विस्तार पूर्वक हमने ऑलरेडी जानकारी दिया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके या फिर किसने हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में कार्लोस सेंज ने इस खिताब को अपने नाम किया है और जो रेडबुल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता के फेरारी के रेसर कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस सेंज जो नाम देख लीजिए, फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत फेरारी के ये रेसर हैं या फिर ड्राइवर हैं। वहीं पर अगले पॉइंट की हम बात करें, फार्मूला 1 में टॉप पर चल रहे रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन के लगातार 10 जीत के जो रिकॉर्ड है, लगातार 10 जीत का, उसे तोड़ दिया है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। वो मतलब जो उसमें एक ब्रेक थ्रू दिया है, तो ये चीज ध्यान रखिए। लगभग इस वर्ष 2023 में जितने भी फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं वो रेडबुल ने ही अपने नाम किया है और विस्तृत तौर पर हमने जानकारी आपको दिया भी, वो आपको याद होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आगे। हमारा अगला होगा, अच्छा यहाँ पर रेसिंग प्रतियोगिता की बात हुई जो फार्मूला 1, इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी प्रतियोगिता आयोजित होना है, ये भी बातें बतलाई हुई। चलिए अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कहा हाल ही में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया गया? ये पहली बार भारत के इतिहास में आयोजित हुआ। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न यानी 12वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को जो अमेरिकी ब्रांड है, अमेरिकी लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अभी हाल ही में अभिनेता ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 12 प्रश्न थे जो कि महत्वपूर्ण थे और हमने कोशिश की जाए कि सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाए। आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और ये वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर एक अहम जानकारी आपको दे दूं, हमने ये सोचा है कि अब करंट अफेयर का क्लास बीपीएससी एग्जाम तक यानी 30 सितंबर तक बंद रखा जाए और जितना संभव हो सके करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाए। अब अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों के कमेंट के आधार पर हम इसका डिसीजन लेंगे कि हम चाह रहे हैं कि क्लासेस आपको टेस्ट वाला बेहतर तरीके से दिया जाए। करंट अफेयर्स का एक क्लास तैयार करने में जो फॉर्मेट होता है, जो मतलब कंटेंट होता है, बहुत समय लगता है। चीजें सजाने में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना जो सजावट के साथ आपको मिलता है, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग बताइएगा क्या इसको कुछ दिन के लिए बंद किया जाए और टेस्ट को शुरू किया जाए? आप लोग के कमेंट पे ये निर्धारित होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी आपको हमने शुरू में जो दिया था ये टेस्ट सीरीज के बारे में, ये 40 रुपये में 40 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है फुल लेंथ ऑनलाइन और हिंदी माध्यम में। आपको ध्यान रखना बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये शेड्यूल है टेस्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी टेस्ट आपको छूट चुका है वो भी आपको मिल जाएगा। हजारों छात्रों के बीच अपनी तैयारी का बखूबी यहाँ से आकलन आप कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे छात्र इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।